glands and they produces the hormones which directly releases into the blood, and by the help of blood the hormone reaches the target organ, target tissue और target site. ओके बच्चों, तो कल मैंने एक लिस्ट ड्रॉ की थी, लिस्ट बनाई थी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हमारी बॉडी के अंदर, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरीज. तो ये हम सब डिस्कस कर रहे थे कल. जो जहां मैंने लास्ट क्लास रोकी थी वहां पर बच्चों मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को डिस्कस कर रहा था. मैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को डिस्कस कर रहा था बच्चों. तो कल की क्लास में मैंने आपको एक तो टीएसएच के बारे में बता दिया मैंने. मैं लिख देता हूं हार्मोन के नेम भी. फर्स्ट जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलता है वो एक तो है एसीटीएच, सेकंड है टीएसएच, ओके, थर्ड है एफएसएच, फोर्थ इज एलएच, फिफ्थ इज प्रोलैक्टिन. ये बच्चों जो हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट से निकलते हैं. एड्रीनो कॉर्टिको ट्रोपिक हार्मोन. एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. ओके, नेक्स्ट है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नेक्स्ट है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. हाँ, ध्यान से सुनिए बच्चों, मैंने आपको कल बताया था जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चों, yesterday we talk about the pituitary gland. From the anterior part of the pituitary gland there are few hormones which releases ACTH, adrenocorticotropic hormone. This hormone stimulates the adrenal cortex part to release the hormone. जो adrenal gland है उसके cortex part को ये hormone stimulate करता है to release. ओके बच्चों, तो ये इनका फंक्शन है. एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन्स के रिलीज को ये इंड्यूस करता है. ओके, नेक्स्ट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन stimulates the induces the thyroid gland to release the thyroxine hormone. Understood? Next लेते हैं FSH. FSH hormone, follicle stimulating hormone. This hormone induces the sperm formation. ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है स्पर्म के फॉर्मेशन को, एंड इन फीमेल्स ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को, ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को ये इंड्यूस करता है, एंड उनसे एस्ट्रोजन हार्मोन
जो कि फीमेल हार्मोन है उसके रिलीज को भी इंड्यूस करता है। नेक्स्ट लेते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बच्चों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है फीमेल्स के अंदर ओव्यूल के रिलीज को, ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है। साथ ही साथ टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन को रिलीज, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के रिलीज को भी इंड्यूस करता है। फीमेल में कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के रिलीज को इंड्यूस करता है। रिपीट कर रहा हूं मैं, एक तो बच्चों एफएसएच एंड एलएच, बोथ दीज हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड गोनेडोट्रोफिन्स और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। एफएसएच एंड एलएच को गोनेडोट्रोफिन भी कहते हैं, गोनेडोट्रोफिन भी कहते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। Okay, FSH and LH, they commonly called gonadotropins or gonadotropic hormone. Okay, here I write here. बच्चों LH का फंक्शन क्या है, दोबारा सुन लीजिए। LH फीमेल्स के अंदर ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के रिलीज को इंड्यूस करता है। साथ ही साथ इसे हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, आईसीएच भी कहते हैं इसे हम आईसीएच भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो टेस्टिस के अंदर जो लीडिंग सेल्स है उनको ये स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओके बच्चों, तो ये फंक्शन है एलएच का, और एफएसएच का फंक्शन है स्पर्म का फॉर्मेशन करवाना, ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करना, और एंड एस्ट्रोजन हार्मोन के रिलीज को भी स्टिमुलेट करना। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं प्रोलैक्टिन। बच्चों जो प्रोलैक्टिन है ये फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है और मिल्क के प्रोडक्शन को, मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क के प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करता है आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। मतलब बच्चे के बर्थ के बाद में जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से प्रोड्यूस होता है। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट भी प्रोलैक्टिन हार्मोन से होता है। तो ये सब हार्मोन जो है बच्चों एंटीरियर पार्ट से रिलीज होते हैं। एक और हार्मोन जो मैंने कल समझाया था आपको, ग्रोथ हार्मोन, जिसे सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन बोन्स एंड मसल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड और बॉडी ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, ठीक है ना। तो बच्चे की ग्रोथ होती है जब ग्रोथ हार्मोन के कारण से वो बोन्स और मसल्स की ग्रोथ होती है। अगर ये हार्मोन एक्सेस रिलीज हो तो इससे लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे हम जिजांटिज्म कहते हैं। और अगर किसी के ये हार्मोन कम रिलीज हो तो फिर लंबाई कम रह जाती है, हाइट कम रह जाती है, उसे हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्वार्फिज्म कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अच्छा, ड्वार्फिज्म कहते हैं। अच्छा, एडल्ट स्टेज में ग्रोथ हार्मोन अगर एक्सेस रिलीज हो तो उस कंडीशन में फेशियल बोन्स, लिम्स की जो बोन्स हैं वो एक्सेस ग्रोथ करती हैं। तो इससे इस डिजीज को हम कहते हैं एक्रोमीगेली। ओके बच्चों, तो ये तो था एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का सारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेते हैं मिडिल जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम एमएसएच हार्मोन कहते हैं। यस, तो बच्चों मिडिल जो पार्ट है, मिडिल पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, इसमें बच्चों जो हार्मोन है वो है एमएसएच। एमएसएच इस हार्मोन का फुल फॉर्म है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग
ओके बच्चों, दिस हार्मोन इज MSH हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन हमारी स्किन के अंदर जो मेलेनोसाइट सेल्स है, जहां पर मिलेनिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर्स के अंदर, तो उनके डिस्पर्सल को और उनको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, जिससे हमारी स्किन का जो कलर है वो रेगुलेट होता है। तो ये हार्मोन है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारी स्किन के अंदर जो मेलेनोसाइट सेल्स हैं, जिनके अंदर मेलेनिन पिगमेंट होते हैं, उनके डिस्पर्सल को और स्किन के कलर को ये कंट्रोल करता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं पोस्टीरियर लॉब। जो पोस्टीरियर पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके अंदर बच्चों फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन। और एक और हार्मोन है बच्चों जिसका नाम है ADH। ADH की फुल फॉर्म है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, और इसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। वैसोप्रेसिन। Yes beta, there are three parts of pituitary gland: anterior lobe, middle lobe and posterior lobe. From the posterior lobe, two hormones are released. The one is oxytocin and another is ADH hormone. बच्चों जो ऑक्सीटोसिन है, ये यूट्रस के अंदर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है। जब किसी लेडी के अंदर, किसी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, जब प्रसव काल पूरा हो जाता है और 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद में जो लेबर पेन होता है और उसके बाद में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी ऑन दैट टाइम रिलीज होता है, और जिससे जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो और इंटेंस हो जाते हैं, और इससे बच्चे को धक्का लगता है, सुस्त लगता है और बच्चे की डिलीवरी होती है। तो इसीलिए ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं बेटा। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। इसे हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इन्फेंट अपने माँ का जो निपल है सक करता है, तब ये मिल्क रिलीज होता है। तो ये जो मिल्क का जो रिलीज होना है, ये ऑक्सीटोसिन के कारण से ही पॉसिबल हो पाता है। So that's why this hormone is also known as milk ejecting hormone and this is also known as birth hormone. Okay बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और वैसोप्रेसिन। बच्चों जो एंटी डायूरेटिक, अच्छा दोनों ही हार्मोन बनते हैं हाइपोथैलेमस में हैं, स्टोर पिट्यूटरी ग्लैंड में होते हैं, रिलीज पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं। तो बच्चों जो ADH हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं इसे, एंड अनदर नेम इज वैसोप्रेसिन। ये क्या करता है कि जो नेफ्रॉन्स के अंदर जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, वहां पर रीएब्जॉर्प्शन को, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को, मिनरल्स के रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, और यूरिन को ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देता है, और कॉन्सेंट्रेटेड जो यूरिन है वो ही रिलीज होता है बॉडी से बाहर। तो ये यूरिनेशन को कंट्रोल करता है, उसको कॉन्सेंट्रेट करके। ओके बच्चों,
तो इसीलिए इसे कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर मान लो बच्चों किसी व्यक्ति में अगर ये हार्मोन प्रॉपरली रिलीज नहीं होता है तो इससे एक डिजीज हो जाती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, अंडरस्टूड? ADA due to the deficiency or less release of anti-diuretic hormone, a disease caused in human is diabetes insipidus। तो ह्यूमन के अंदर ये जो डिजीज हो जाती है इसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। और इस डिजीज के अंदर रेगुलर इंटरवल से जो पेशेंट है उसको बार बार यूरिन आता है, बार बार यूरिन की अर्ज रहती है, उसे इच्छा रहती है और वो यूरिनेशन करता है, यूरिन रिलीज करता है। ओके बच्चों, एक आगे हम एक डिजीज और करेंगे जो इंसुलिन की कमी से होगा, वो डायबिटीज अलग है। अच्छा बच्चों, इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। क्यों? वैसो मींस वेसल्स, प्रेसिंग यानी कि प्रेस, यानी कि ये जो हार्मोन है ये वेसल्स को प्रेस करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसे हम वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। एक बार आप सब लोग हैंड रेज कर दें अगर आपको अब तक का टॉपिक क्लियर है। पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन मैंने समझाए अगर क्लियर हैं तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं थायराइड ग्लैंड। ओके बच्चों, ठीक है ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं थायराइड ग्लैंड। यस, 10th क्लास। एक तो मैं बच्चों आपको ये कहूंगा कि हमारी ड्यूटीज क्या हैं जब हम आपको पढ़ाते हैं, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हर टॉपिक को पूरा डेप्थ में एक्सप्लेन करें, डीप में एक्सप्लेन करें और इलेबोरेट करके उसको एक्सप्लेन करें। सिलेबस आपका हम एनसीईआरटी जो बुक का सिलेबस है वही फॉलो करते हैं। बोर्ड का एग्जाम भी बनता है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही बनता है। तो अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी बुक से भी सही से लाइन टू लाइन पढ़ता है तो वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन एनसीईआरटी की बुक थोड़ी सी साइंटिफिक होती है, थोड़े से उसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा ब्रीफ होता है, तो कई बार आपको प्रॉब्लम आती है उसको समझने में। तो हमारी ड्यूटी ये है कि हम उसको नोट्स के फॉर्म में पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को आपको डिलीवर करें और बताएं आपको। ठीक है बच्चों, तो मैं सारी चीजें जो बता रहा हूँ वो थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताता हूँ, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा लगे कि थोड़ा एक्स्ट्रा है तो आप चाहें तो एनसीईआरटी लेवल जितनी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट लेते हैं थायराइड ग्लैंड। बच्चों जो थायराइड ग्लैंड है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। दिस वन इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज फाउंड इन आवर स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेकिया, स्टार्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेकिया। जो ट्रेकिया का जो इनिशियल पार्ट है वहां पर ये पाई जाती है, लरिंक्स के नीचे पाई जाती है और ये एच शेप्ड होती है। ये क्या होती है? एच शेप्ड होती है। ओके बच्चों, एंड दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। बच्चों जो थायराइड ग्लैंड है इसके द्वारा दो हार्मोन रिलीज होते हैं। बेसिकली जो मेन हार्मोन है इसका वो है थायरॉक्सिन। इस हार्मोन के फॉर्मेशन में आयोडीन की जरूरत पड़ती है जो कि हमारे खाने के नमक के द्वारा फुलफिल किया जाता है। तो हमारा जो खाने का सॉल्ट है, जो हमारा टेबल सॉल्ट है, खाने का जो नमक है उसमें आयोडीन होना चाहिए, वो आयोडाइड होना चाहिए। ओके बच्चों, तो इससे क्या होगा कि वो डाइट में जाने के बाद इससे थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपरली बन पाएगा। ओके, तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आयोडीनेटेड होता है। ये हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। हमारी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, हमारी जो बीएमआर है, बॉडी की जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिज्म आपको मैं समझा दूं कि जो भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फेट, प्रोटीन एंड मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो इनको पहले रिड्यूस करना, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, फिर उनको एसिमिलेट करना और वापस से बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करना। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को, फैट के मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। तो ये बहुत ही जरूरी हार्मोन है। अगर ये हार्मोन रिलीज सही से नहीं होता है, इनका फॉर्मेशन सही से नहीं होता है, तो हमारे अंदर कई सारी एब्नॉर्मलिटीज, कई सारी डिजीजेज हो सकती हैं। सेकंड नॉन आयोडीनेटेड हार्मोन है कैल्सीटोनिन। जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है इनमें आयोडीन नहीं पाया जाता और ये हार्मोन हमारे ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम एंड फास्फोरस के लेवल को रेगुलेट करता है। ओके बच्चों, अब बात करते हैं कि अगर खाने के नमक में आयोडीन की कमी हो लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक अगर आयोडीन की कमी है हमारे फूड के अंदर, हमारी डाइट के अंदर, तो स्पेशली जो नॉर्दर्न हिली एरियाज हैं वहां पर ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे हैं उनका जो गला है वहां पर स्वेलिंग आ जाती है। जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल हो जाती है ना, स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हम गॉइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉइटर कहते हैं। इससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ा जाता है बच्चों का, उनका फिजिकल और मेंटल जो डेवलपमेंट है, मानसिक और शारीरिक विकास है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता उन बच्चों के अंदर। ओके, सेकंड लेते हैं क्रेटिनिज्म। बच्चों जनरली क्या होता है कि जो हमारे बीएमआर को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, अगर बच्चों के अंदर अंदर अगर थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होना कम हो जाए, अगर हाइपोसिक्रेशन हो, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, अगर बच्चों की बॉडी के अंदर अगर थायरॉक्सिन का हाइपोसिक्रेशन हो, कम सिक्रेशन हो, तो नेचुरली जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाएगी, जो मेटाबॉलिज्म है स्लो हो जाएगा, बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इस बीमारी को बच्चों के अंदर कहेंगे क्रेटिनिज्म। ठीक है ना, और ये क्यों हो रही है? लेस सिक्रेशन ऑफ द थायरॉक्सिन इन द चिल्ड्रन। नेक्स्ट लेते हैं मिक्सोडीमा। अगर यही हाइपोसिक्रेशन अगर बड़ों के अंदर होता है, अडल्ट के अंदर होता है, तो फिर इसे मिक्सोडीमा कहते हैं। इससे क्या होता है कि मेटाबॉलिक रेट स्लो होने से जो भी व्यक्ति जो भी कुछ खा रहा है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है, वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है, बॉडी में पफीनेस आ जाती है, पेट बाहर निकलने लगता है, हार्ट रेट कम हो जाती है, ब्रीदिंग रेट कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर की रेट जो प्रेशर है वो भी स्लो हो जाता है। तो एक सुस्ती सी रहती है, एक वीकनेस सी रहती है उस पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट लेते हैं एक्सोथेल्मिया। अगर मान लो बच्चों हाइपर सिक्रेशन हो, अगर हाइपर सिक्रेशन हो तो क्या हो जाता है? एक्सोथेल्मिया हो जाता है। इससे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट फास्ट हो जाती है, जो भी कुछ खाया जाता है वो फटाफट से कंज्यूम हो जाता है, एक्सेसिव लीननेस, दुबलापन आ जाता है उस पेशेंट के अंदर अगर किसी पेशेंट में हाइपर सिक्रेशन हो रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन का। ओके बच्चों, तो ये कुछ एक डिजीजेज हैं। एक्सोथेल्मिया को ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। एक्सोथेल्मिया को बच्चों क्या कहते हैं? ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। इसमें आंखें बाहर सी आ जाती हैं, गड्ढे से पड़ जाते हैं आंखों के नीचे, तो इस बीमारी को एक्सोथेल्मिया एंड ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। तो ये जो पार्ट था ये थायराइड ग्लैंड का था बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं पैराथायराइड ग्लैंड।
फोर्थ इज पैराथायरॉइड ग्लैंड। बच्चों जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है ये थायराइड ग्लैंड के बैक पार्ट में, डोर्सल पार्ट में पाई जाती हैं। ये 2 पेयर में होती है, टोटल 4 होती हैं और 2 पेयर में होती हैं, येलोइश होती हैं। तो इन्हें हम पैराथायरॉइड ग्लैंड कहते हैं। और इस ग्लैंड के द्वारा पैराथॉर्मोन इस ग्लैंड के द्वारा पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि ब्लड में कैल्शियम एंड फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस के लेवल को रेगुलेट करता है, यूरिन के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस को रिलीज नहीं होने देता है, बोन को रिजॉर्व नहीं होने देता है, बोन की डेंसिटी को बनाता है ये हार्मोन। तो यानी कि जो पैराथॉर्मोन है ये कैल्शियम एंड फास्फोरस के लेवल को रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट लेते हैं पीनियल ग्लैंड। द फिफ्थ वन इज द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि बच्चों आप अपनी स्टडीज को, एक तो आपको ये समझना जरूरी है कि एट प्रेजेंट आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका काम, आपका वर्क। आपका अभी वर्क क्या होना चाहिए, आप सोच के देखें। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए आज के समय में, अभी प्रेजेंटली आपके लिए जरूरी है पढ़ाई करना, स्टडीज को जारी रखना। स्टडीज का मतलब ये भी नहीं है कि आप 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप जो भी पढ़ रहे हैं, डेली जो भी क्लासेस ले रहे हैं, उनको ध्यान से सुने और समझें, और सेम डे 3 आवर्स आप उसको रिवाइज कर लें। जो टॉपिक आज चल रहा है उसको सेम डे आप रिवाइज करें। आपके नॉलेज में चीजें ऐड होती चली जाएंगी, आपको जो स्टडीज है वो इंटरेस्टिंग लगेंगी, आपका जो नॉलेज है वो राइज होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, इंप्रूव होता चला जाएगा। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आप ये सोचें कि एट प्रेजेंट आपके लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज आप करें। आप अपनी स्टडीज को अपनी हैबिट में डाल लें। डेली जो रिवीजन का पार्ट है, सेल्फ स्टडी का पार्ट है, उसको जरूर कंप्लीट करें। नो डाउट आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आने वाले एग्जाम्स के अंदर। बच्चों नेक्स्ट ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। ये ग्लैंड आपके ब्रेन में पाई जाती है, मेरे ब्रेन में, हमारे ब्रेन में पाई जाती है। डाइएनसेफेलॉन का जो एपिथैलेमस का पार्ट है वहां पर ये ग्लैंड पाई जाती है, पीनियल ग्लैंड। इसके द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? मेलेटोनिन। बच्चों ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है ये बॉडी के रिदम को बनाता है, बॉडी के साइकिल को, बॉडी क्लॉक को मेंटेन रखता है। आपके सोने जागने के जो सीक्वेंस को ये सही रखता है, आपके स्लीप मूवमेंट को, आपके उठने के मूवमेंट को, आपके अच्छा जो जनरली जो वुमन है उनके सेक्सुअल साइकिल को ये रेगुलेट करता है, मूड को, आपका जो मूड है उसको ये मेंटेन रखता है मेलेटोनिन हार्मोन। यानी कि बॉडी क्लॉक को, बॉडी रिदम को ये मेंटेन रखता है ये हार्मोन। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं थाइमस ग्लैंड। यस, व्हाट इज थाइमस ग्लैंड? जो थाइमस ग्लैंड है दिस इज ऑल्सो ए एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट इज लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ हार्ट। हार्ट के फ्रंट पार्ट में ये पाई जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये अपने साइज में ग्रो करती है, लेकिन एक अडल्ट स्टेज आने के बाद में जो थाइमस ग्लैंड है वो अपने साइज में रिड्यूस होती चली जाती है, श्रिंक होती चली जाती है, और जो ओल्ड पीपल है उनमें एकदम श्रिंक्ड कंडीशन में पाई जाती है। ये जो ग्लैंड है बच्चों, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए, डिजीज रेजिस्टेंट पावर के लिए बहुत जरूरी है ये। ठीक है बच्चों, तो ओल्ड एज में ये ग्लैंड इतनी रिड्यूस हो जाती है, इतनी श्रिंक हो जाती है। यही कारण है कि ओल्ड जो पीपल हैं उनके अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ही कम होती है, इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। थाइमस ग्लैंड बच्चों एक तो जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं, थाइमस ग्लैंड हैं, थाइमस ग्लैंड लिम्फोसाइट सेल के प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है।
इसके द्वारा थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? थाइमोसिन। तो ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ये लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन को, साथ ही साथ टी लिम्फोसाइट के द्वारा जो लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन है उसको भी ये स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन। ओके बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट था आज का। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे बच्चों। जो रिमेनिंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उनके हॉर्मोन्स को हम समझेंगे कि इनके फंक्शंस क्या हैं। यदि आपको कोई डाउट्स है बच्चों तो एक बार हैंड रेज कर दें। प्लीज रेज द हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। ओके बच्चों, एक बार हैंड रेज कर दो अगर आज की क्लास के सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए हैं। ओके बच्चों, कल हॉलीडे है ईद का, है ना? ईद के ओकेजन में कल हॉलीडे रहेगा, लेकिन नेक्स्ट जो परसों की क्लास है उसको आप जरूर ज्वाइन करें। ओके, सभी प्रेजेंट रहें आप। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को।